कि हम डिस्कस कर रहे थे ALL के बारे में। ALL में हमने अब डिस्कस करने हैं इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या हैं और बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या हैं। ये आपका रिपीटेडली आस्क्ड UQ है और ये आपका परवेज़ अकबर में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ALL के टॉपिक में प्रोग्नोसिस। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते, विदाउट ट्रीटमेंट द डिजीज़ इज़ फैटल विद इन अ फ्यू वीक्स, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रीट करते हैं तो 90% ऑफ पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड, ठीक है। फिर हमने बात करनी है इसकी प्रोग्नोसिस की। प्रोग्नोसिस में अगर हम बात करें, प्रोग्नोसिस गुड बैड, ठीक है। तो गुड प्रोग्नोसिस किस किस केस में होता है? एज अगर 1 से 10 ईयर्स का बच्चा हो, आपको इनमें से ना 4-5 प्रोग्नोसिस फैक्टर्स अच्छे से आने चाहिए, सारे आने चाहिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 4-5 तो लाजमी हर वक्त आपके माइंड में रहने चाहिए। 1 to 10 ईयर्स की एज हो तो अच्छा प्रोग्नोसिस है, लेकिन अगर लेस दैन 1 ईयर का हो, लेस दैन 1 ग्रेटर दैन 10 का हो तो पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में है कि अगर जो WBC काउंट है वो 100,000 पर मीटर क्यूब से कम है तो अच्छा प्रोग्नोसिस है, और अगर ज़्यादा है तो बुरा प्रोग्नोसिस है। अगर हमें मीडियस्टाइनल मास मिल जाता है, यहाँ पे अगर हम देखें मीडियस्टाइनल मास मींस थाइमस इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। थाइमस इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा, थाइमस जो है नेक में होता है ना, तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करवा सकता है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है पेशेंट। सो ऑब्वियसली मीडियस्टाइनल मास होगा, चेस्ट एक्सरे पे अगर मिल जाता है तो डैट इज़ पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। इसी तरह अगर CNS और टेस्टिक्यूलर इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है तो डैट इज़ पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर बहुत ज़्यादा मैसिव हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो गई है, मोर देन 3%, तो डैट इज़ पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। मेल पेशेंट्स के अंदर पुअर प्रोग्नोसिस होता है, मेल पेशेंट्स जो है ना वो यहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन अगर फीमेल पेशेंट होती है तो उनका गुड प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। बाकी LDH हाई होगा तो जो है ना पुअर प्रोग्नोसिस होगा। मतलब वो सारे गंदे मंदी चीज़ें जो अगर हो जाए ना तो दैट इज़ द पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। बाकी जो इनकी लिखी हुई है ना कि जो है मतलब जो बाकी चीज़ें कि T और B सेल डिज़ीज़ होगी तो पुअर प्रोग्नोसिस होगा, नॉन TB सेल होगी तो अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, वो सारे पढ़ लें। लेकिन मेन आपको ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट है ना वो आने चाहिए। एज का, WBC काउंट का, मीडियस्टाइनल मास, CNS, टेस्टिकुलर डिजीज़, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मैसिव हो गई है, ग्रेटर दैन 3 सेंटीमीटर्स, मेल पेशेंट है, LDH हाई है, तो दैट इज़ मतलब उस तरह से हम देख लेंगे कि वो पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक है। और उसको आपने शिफ्ट कर लेना है ऑपोजिट पे गुड प्रोग्नोसिस के लिए। ठीक हो गया, हमारा प्रोग्नोसिस हो गया ALL का। अब हम चले इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फ़ीचर्स में हमने अभी सिनेरियो भी डिस्कस किया और उसमें से आपको बहुत से क्लिनिकल फ़ीचर्स का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम उसको क्लिनिकल फ़ीचर्स हमें मिल रहे होते हैं। उसमें से जो है ना अगर आप देखें तो देखें अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इन्फेक्शंस, इसकी समझ आ रही है कि किस तरह से हो रहा है। RBCs कम हो गए हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं? WBCs फजूल किस्म के बन रहे हैं बॉडी में, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो जो है ऑब्वियसली क्या होगा कि ये तीनों चीज़ें होंगी। लेकिन ये तीनों चीज़ें हमने काफ़ी जगह पढ़ नहीं ली। एप्लास्टिक एनीमिया में पढ़ चुके हैं हम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिक पर्परा में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ नॉन स्पेसिफिक है लेकिन उनमें ना हमें स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली और लिम्फेडिनोपैथी नहीं मिल रही थी, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो लाजमी इनमें से कोई आपको ज़रूर देंगे। लिम्फेडिनोपैथी अगर नहीं भी देते ना, स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, कहेंगे एब्डोमिनल प्रोट्रूबरेंट है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, इस तरह की चीज़ें आपको दे रहे होंगे सिनेरियोज़ में। बोन एंड जॉइंट पेन भी हो सकती है ऑब्वियसली, जब वो नियोप्लास्टिक सेल सारे बोन में चले जाएंगे तो वहाँ पे पेन क्रिएट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा इन लोगों को। लाइक अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन में तो क्या क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस हो सकता है इन लोगों का, सीजर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द CNS इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो इस वजह से हमने देखा भी कि पुअर प्रोग्नोसिस होता है अगर पेशेंट का CNS इन्वॉल्व हो जाए,
टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट भी इन लोगों में हो सकती है, ठीक है। ये जितने भी मैं बता रही हूँ ये ALL में होते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन भी ज़्यादा ALL में है, टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट भी ALL में है, एंटीरियर मेडिस्टाइनल मास भी आपको ALL में मिलता है, ठीक है, T सेल वाले के अंदर जिसमें थाइमस इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और स्किन नोड्यूल्स है ये आपको AML में मिलते हैं, ये आपने याद रखना है, स्किन नोड्यूल्स आपको AML में मिलते हैं, ओके। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो मैनिफेस्टेशन होती है वो आपको ऑलरेडी पता है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट्स आ सकते हैं, एपिस्टेक्सिस के साथ, पंक्चर साइट्स पे ब्लीडिंग है, पिटेकिया है, पर्पुरा है, कमोसिस है, ब्रूजिंग है, ठीक है। उसके अलावा जो हम बात करें इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रोपीनिया। इन लोगों को चांसेस होते हैं निमोनिया के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के, सेलुलाइटिस के, फ्रेंचाइटिस के, इसोफिजाइटिस के, ठीक है। तो ये सारी हमारी हो गई क्लिनिकल फीचर्स इसके, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, ठीक है। तो डायग्नोसिस ना इन सब का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायग्नोसिस इनकी सबकी जो है ना, अगर आप कोई भी आपका ल्यूकीमिया आता है ना तो आप ये सारे उसमें लिख सकते हो, लेकिन उनकी ऑब्वियसली जो अंदर डिटेल होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो CBC हम करवाएंगे इन सब के अंदर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करवाएंगे सब के अंदर, बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे सब के अंदर, एक हमारे पास होती है फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है, ये हम सब में करवाएंगे, ठीक है। फ्लो साइटोमेट्री होती है एक, और चेस्ट एक्सरे हम करवा लेंगे किसके लिए, इसके एंटीरियर मेडिस्टाइनल मास को देखने के लिए, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन के लिए हमें क्या करवाना चाहिए, CSF करवा लेना चाहिए, ठीक है। हेपेटोमेगैली जो है उसके लिए हमें क्या करवाना चाहिए, ये दोनों जो है इनको देखने के लिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लें, ठीक है। जो लिम्फेडिनोपैथी है इसके लिए हम जो है ना वो ले सकते हैं, मतलब कि सैम्पल्स ले सकते हैं लिम्फ नोड्स में से, तो उसको कहते हैं लिम्फ नोड बायोप्सी ले लेंगे हम, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा मसला है, ओके। अभी इनको देख लेते हैं कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम करवा लेंगे उसके लिए, और चेस्ट एक्सरे जो है वो हम मेडिसिनल मास करवाने के लिए देखेंगे। फ्लो साइटोमेट्री ना एक्चुअली हमारा ये बताता है, वो जो आपको पता है ना CD इनके होते हैं, CD मार्कर्स होते हैं ट्यूमर्स के, तो ये उसके लिए करवाते हैं। और रिमेंबर द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है दैट इज़ फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। और बेस्ट इनिशियल टेस्ट इस पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आपको जो ब्लास्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट एंड व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद CSF जो है ना, ये एग्जामिनेशन हम करवाते होते हैं, इसमें भी आपको ल्यूकीमिक सेल्स मिल जाएंगे वो जो हैं, और WBCs आपको मोर देन अगर 5 मिल जाते हैं ना पर ml, तो दैट इज़ डायग्नोस्टिक। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। अब हम ये मैंने बता दिया आपको कि लिम्फ नोड बायोप्सी करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये देखिए CBC हमने क्यों करवाई है। ऊपर अभी हमने देखा है कि ऑब्वियसली आपको CBC में ना ये एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्लेटलेट्स की कमी जो है और WBCs की कमी मिल जाएगी ना, ठीक है। तो CBC में आपको क्या मिलेगा, ल्यूकोपीनिया में मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस भी मिल सकता है, मतलब WBC काउंट वेरिएबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 100,000 से कम होगा तो पुअर गुड प्रोग्नोसिस, ज़्यादा होगा तो बैड प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो 1000 से लेके ना 100,000 तक आपको WBCs मिल सकते हैं, उनके ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो एनीमिया मिल जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल जाएगा CBC पे। फिर अगर हम बोन मैरो बायोप्सी करवा लेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया कि ALL के केस में आपको जो है वो 20% से ज़्यादा ब्लास्ट मिलेंगे, और AML के केस में आपको 20% से ज़्यादा ब्लास्ट मिलेंगे इन केस ऑफ माइलॉइड, ठीक है। दोनों में ब्लास्ट दोनों ऑब्वियसली 20% ज़्यादा होंगे बिकॉज दोनों एक्यूट हैं, लेकिन ALL में आपको लिम्फॉइड लीनिएज के ब्लास्ट मिलेंगे, और जो AML होगा उसमें आपको माइलॉइड लीनिएज के ब्लास्ट मिलेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट इनका होता है एक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हमें चेक करनी होती है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए सिंपल सी बात है कि हम बाहर से ना इनके ट्रीटमेंट जब दे रहे होते हैं, ये ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है। जब हम इनको बाहर से कीमोथेरेपी दे रहे होंगे, ये ट्यूमर सेल्स टूटेंगे, तो आपको पता है सेल्स के अंदर कौन सा आयन ज़्यादा होता है, पोटेशियम होता है ना ज़्यादा, तो वो सारा पोटेशियम सेल से बाहर निकल जाएगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। और जब सेल्स टूटेंगे तो उनका वो जो सारा न्यूक्लिक एसिड वाला मैटर है वो टूटेगा, तो क्या बाहर आएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा।
तो बॉडी में यूरिक एसिड जमा हो जाएगा, पोटाशियम जमा हो जाएगा, तो पेशेंट्स कैन आर हैविंग हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर कैलीमिया। और इन लोगों में क्योंकि आपको पता है सेल्स की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फेट की बनी होती है, तो ये भी जब टूटेगा तो क्या होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाएगा। और इन लोगों में हाइपोकैलेसीमिया होता है, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइपोकैलेसीमिया जो है ना, ये मोस्ट इसकी जो बोन इन्वॉल्वमेंट है ना उसकी वजह से होता है। अच्छा, तो ये आपकी जो ना इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है हाइपरकैलीमिया अगर बॉडी में हो जाए तो एरिथमियास के साथ पेशेंट आ सकते हैं, और हाइपर यूरिसीमिया वैसे बड़े ख़तरनाक है। तो हाइपर यूरिसीमिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है तो ऑब्वियसली हम जो है उसको जो है वो एलोप्यूरिनॉल देंगे, ठीक है। और अभी हम इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। वैसे एलोप्यूरिनॉल देंगे, ठीक है। और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आपको ऑब्वियसली ब्लास्ट नज़र आ जाएंगे, लाइक दिस बोन मैरो एस्पिरेशन करवाएंगे तो उसमें आपको ब्लास्ट सेल्स जो है वो नज़र आ जाएंगे। ये फ्लो साइटोमेट्री होती है जिसमें आपको जो है वो CD पॉजिटिव सेल्स मिलते हैं। कौन से सेल्स हैं, ठीक है। एक हमारी हो गई ये ऊपर वाली फ्लो साइटोमेट्री है, और दूसरी जो है ना क्रोमोसोम एनालिसिस है, कैरियोटाइपिंग कर रहे हैं। ओके, ये वाला आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस वन, दिस इज़ द ओवरऑड। और किस में मिलता है ये आपको, AML में मिलता है, ठीक है। फ्लो साइटोमेट्री में आपको जो है वो मिलेगा ना माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव भी मिल जाएंगे स्टेनिंग में। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिफिक थेरेपी इन द एक्यूट ल्यूकीमिया, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें आप सबसे पहले तो जो पेशेंट को इन्फेक्शंस होंगे उनको ट्रीट करोगे, लाइक उसको UTIs हैं, ओरल कैंडिडियासिस हैं, डेंटल जिंजिवल स्किन इन्फेक्शंस हैं, उनको ट्रीट करोगे। स्पेसिफ़िकली जो हम थेरेपी कर रहे होते हैं रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस है तो उसको ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक्स के थ्रू, ठीक है। अगर उसको जो है एनीमिया है तो क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देंगे। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो क्या दे देंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे देंगे। अगर हमारी जो है वो क्या है कि पेरिफेरल एक्सेस नहीं है, मतलब पेरिफेरली हम देते हैं ना, IV लाइन पास करते हैं, लेकिन ये पेशेंट बार बार हॉस्पिटलाइज हो के इनकी कभी कभी पेरिफेरल नहीं मिल रही होती ना, तो फिर हम सेंट्रल वीनस लाइन हमें पास करनी पड़ती है फॉर द डिलीवरी ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। फ्लूइड्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, सपोर्टिव ड्रग्स, फिर इनको हम सेंट्रल वीनस लाइन मेंटेन करनी होती है। देन वी हैव द ट्यूमर लाइसिस, रिस्क होता है इन लोगों को, तो उसको हमें एक्सेस करना होता है, जिसमें क्या था, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया। तो ट्यूमर लाइसिस की वजह से, सेल्स के टूटने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने ट्रीट करना है। लाइक मैंने आपको बताया कि हाइपर यूरिसीमिया को आप करेक्ट करते हो बाय द एलोप्यूरिनॉल एंड रासब्यूरिकेस, रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को वही काउंसिल करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, उसकी थेरेप्यूटिक रेजिमेन उसको केयरफुली एक्सप्लेन करनी है, और कंसिडरेशन ऑफ एंट्री इनटू द क्लिनिकल ट्रायल। सो यू हैव टू ट्रीट द स्पेसिफिकली जो कॉज है उसको ट्रीट करना है आपने। ओके, ड्रग्स कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया, इनको आप इसी तरह याद करेंगे। अब आपका जो है ना 3 फेजेस होते हैं। सिंपल सी बात है, रिमिशन, इंडक्शन है, कंसोलिडेशन है और मेंटेनेंस है। इंडक्शन, कंसोलिडेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है, इंडक्शन में जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं ना उनको हमने 0 पे ले आना है, बिल्कुल ख़त्म, बॉडी में होंगे ही नहीं, ठीक है। कि सारे सेल्स को हमने तोड़ फोड़ देना है जो इंक्रीज़ हुए में हैं सेल्स, न्यूप्लास्टिक सेल्स, दिस इज़ इंडक्शन, ठीक है। तो इनको ज़्यादा मतलब सबको तोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी ड्रग देनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, इंटेंसिव ड्रग थेरेपी से इनको मारेंगे हम, ठीक है। फिर कंसोलिडेट करेंगे, कंसोलिडेट मीन्स कि वो बच्चा कुचा फॉर एग्जांपल 1-2 सेल रह गया उसको भी हमने किल करना है। और मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस सिंपली ये है कि जो अब हमने उसको दोबारा से सेल्स को बॉडी में नहीं आने देना, ये नहीं हमने अभी ट्रीट किया दोबारा से परसों फिर से सेल्स बॉडी में बनना शुरू हो गए, सो उसको मेंटेनेंस थेरेपी देते रहना है हमने, ठीक है। तो इंडक्शन क्या है, इन दिस फेज अ फ्रैक्शन ऑफ ट्यूमर इज़ डिस्ट्रॉयड बाय कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी, इसमें हम कितनी देर के लिए देते हैं, 3 to 4 वीक्स के लिए इंटेंसिव ड्रग देते हैं, इन पेशेंट केयर देते हैं, स्पेशलाइज्ड जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है उसके थ्रू। और एम क्या होता है इसका, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्लड काउंट रिटर्न टू नॉर्मल एंड द मैरोब्लास्ट काउंट इज़ लेस देन 5%, मतलब ना होने के बराबर,
फिर क्या है, कंसोलिडेशन। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तो 3-4 हफ्ते ज़िंदगी बचानी है हमने पेशेंट की। फिर कंसोलिडेशन में क्या है कि जो हमारी रेजिडुअल डिजीज़ है ना उसको हमने ट्रीट करना है, जो बच्चा कुछ 1-2 सेल रह गया उसको ख़त्म करना है। इस पर भी हम कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है। फिर आता है रिमिशन। रिमिशन जो है ना मेंटेनेंस में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को 3 साल तक जो है ना हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। सो वहाँ पे हम 3-4 हफ्ते के लिए दे रहे थे, यहाँ पे रेजिडुअल डिजीज़ को ट्रीट किया और यहाँ पे 3 साल तक पेशेंट को जो है वो मेंटेनेंस थेरेपी पे रखा। सो व्हाट आर द ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। कौन कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास इंडक्शन में, कौन सी कंसोलिडेशन में, कौन सी मेंटेनेंस में। सिंपल सी बात है, विनक्रिस्टीन, प्रेडनिसोलोन, मेथोट्रेक्सेट, इमातिनिब, ठीक है। सो वी हैव द कौन सी है, वी हैव विनक्रिस्टीन, VIPM, ठीक है। विनक्रिस्टीन, इमातिनिब, प्रेडनिसोलोन और मेथोट्रेक्सेट। ये इंडक्शन और कंसोलिडेशन इंडक्शन और मेंटेनेंस में सेम है। फिर जो हमारी डोनोरोबिजिन है वो दोनों यहाँ पे सेम है। फिर वी हैव द जो है मेथोट्रेक्सेट, यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट तो तीनों जगह पे काम कर रही है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम याद करेंगे कुछ ड्रग्स, ठीक है। डोनोरोबिजिन, साइताराबीन, इटोपोसाइड, ठीक है। ये तीनों जो है ना सिताराबीन और इटोपोसाइड, इमातिनिब वही है जो सब में, मतलब कि कॉमन जो है ना इनमें मेथोट्रेक्सेट और इमातिनिब जो है ना वो दोनों में चल रही हैं, तीनों में चल रही हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ सिताराबीन और इटोपोसाइड, ठीक है। तो इस तरह से याद करके टॉप पे जो है सितारा है, ठीक है। और डॉन होता है ना सुबह का वक्त, तो इटोपोसाइड, सिताराबीन और डोनोरोबिजिन ऊपर चला गया, इमातिनिब और मेथोट्रेक्सेट सेम है, VIPM जो है वो ऊपर और थर्ड पे है, ठीक है। और यहाँ पे L-एस्पाराजिनेज है। तो इस तरह से ऑब्वियसली ईजी सा निमोनिक है, इससे याद हो जाते हैं, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की ये ड्रग्स आपको ख़ास तौर पे आनी चाहिए। और बाकी ये वाली जो है ये मतलब उसमें वही है, सिताराबीन है और मतलब वो इतनी ख़ास नहीं है। इसमें आपको पता है एड्रा तो हम यूज़ करते हैं ऑल ट्रांसरेटिनोइक एसिड, जो इसकी M3 फॉर्म होती है उसके लिए। सो ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले इमरजेंसी को ट्रीट करोगे, जो मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक थेरेपी है डेविडसन का टेबल वहाँ से आपने देखना है। और फिर कीमोथेरेपी करोगे, कीमोथेरेपी में उस तरह आप लिखोगे इंडक्शन थेरेपी में क्या करोगे और मेंटेनेंस में क्या करोगे। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो पुअर प्रोग्नोसिस के लोग होते हैं उनका बेस्ट इंडिकेटर क्या है, बेस्ट उनका जो ट्रीटमेंट वो क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और इनमें आपने याद रखना है कि जो CNS मैनिफेस्टेशंस आ रही होती हैं उनके लिए इन लोगों को जो मेथोट्रेक्सेट हमने देना होता है ना, आपने देखा है अभी ट्रीटमेंट में इंट्राथीकली देना होता है टू प्रिवेंट द रिलैप्सेस ऑफ ALL इन द CNS, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है कि गुड अगर जो है ना मतलब जो प्रोग्नोसिस होता है ना वो हमारा किससे पता चलता है, साइटोजेनेटिक्स से पता चलता है प्रोग्नोसिस हमारा, ठीक है। साइटोजेनेटिक्स से पता चलता है प्रोग्नोसिस हमारा। और गुड अगर तो अच्छा साइटोजेनिक्स है, तो अगर बैड है, अगर तो अच्छा साइटोजेनेटिक्स आ रहा है मतलब कि जो कैरियोटाइपिंग हमने वो सारी करवाई है तो अच्छा है, तो इसका मतलब रिलैप्स के चांसेस कम है। और रिलैप्स के चांसेस अगर कम है तो इसका मतलब हमारी जो कीमोथेरेपी है वो वर्क कर रही है, तो हम पेशेंट को कीमोथेरेपी पे ही रखेंगे, उसकी डोज जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर साइटोजेनेटिक्स जो है उसमें हमें पता चला है कि अब प्रॉब्लम है, बैड प्रोग्नोसिस है, तो उसका मतलब कि रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा हैं और हमें अब कीमोथेरेपी से शिफ्ट होना चाहिए किस पे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पे। तो ये हमारा होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का काम कि साइटोजेनेटिक्स अगर बैड है, रिलैप्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो पेशेंट को हमने क्या करना है, उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवानी है।
सो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो तो आपका कवर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको कवर करते हैं। ये वैसे आपको मैंने कहना था कि खुद रीड कर ले, लेकिन ये है कि इसको अब हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। CLL को देख लें कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये ओल्ड एज में 50 से 60 एज में कॉमन होता है। उसके बाद ये क्या है, लिम्फोसाइट्स, मतलब यहाँ पे मैच्योर सेल्स होंगे। लिम्फोसाइट्स को है उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी बॉडी में। लिम्फोसाइट्स आपको लिम्फोसाइट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। और वो किसी काम के नहीं होंगे। ये नहीं है कि कोई इन्फेक्शन बाहर से आया, बैक्टीरिया आ गया, उसको पकड़ के इन्होंने मारना, नहीं, किसी फ़ायदे के नहीं है, ठीक है। और कोई इन्फेक्शन जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। लिम्फोसाइट्स आपको पता है क्रॉनिक इन्फेक्शन में, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं संभाला जाएगा बॉडी से। उसके बाद ये है कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा है। तो जनरली अगर हम बात करें तो इट इज़ अ लीस्ट एग्रेसिव टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है। और CLL पेशेंट्स जो हैं वो सरवाइव कर लेते हैं लॉन्गर देन एक्यूट ल्यूकीमियाज और क्रोनिक माइलर ल्यूकीमिया, ये आपने याद रखना है। सो यहाँ पे मैंने एक बुक पे भी जो है ना स्माइली फेस बनाया हुआ है। एक्यूट ल्यूकीमिया जो ना इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे एक होता है ना एक्यूट हार्ट अटैक, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इसी तरह ये है एक्यूट ल्यूकीमिया। सो एकदम से पेशेंट इमरजेंसी में आता है, तो दैट इज़ वाई उसका प्रोग्नोसिस ऐसा जितना अच्छा नहीं होगा, तो इसका जो है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वही हैं, इन्फेक्शंस मिलेंगे हमें, बूढ़े लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिकरेंट हो रहे होंगे, कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्किन इन्फेक्शंस इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से, और इन लोगों को वही स्प्लीनो हेपेटो लिम्फेडिनोपैथी हो रही होगी, ये पेनलेस होती है और मोस्टली सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। और पेशेंट को अगर वैसे तो पेशेंट है एसिम्प्टोमेटिक होता है, और रूटीन लैब्स में जब हमें मिलते हैं ना ये लिम्फोसाइट ज़्यादा, तो फिर हम डिस्कवर करते हैं, अदरवाइज मोस्टली लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन जो लेटर स्टेजेस होती हैं ना, मतलब एडवांस्ड डिजीज़, उसमें ये साइंस आना शुरू हो जाते हैं, फटीग, वेट लॉस, पैलर और स्किन रैशेज, इजी ब्रूजिंग, बोन टेंडरनेस, एब्डोमिनल पेन। और ये क्यों होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये डायग्नोसिस हम वही चीज़ें होंगी। CBC पे हमें क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगी, WBC ज़्यादा हुए होंगे, 50,000 से 200,000 तक हुए होंगे, इसके बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स होंगे। अनीमिया मिलेगा CBC पे, और क्या मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल जाएगा, न्यूट्रोपिनिया मिल जाएगा। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कौन से सेल्स मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स, मैच्योर लिम्फोसाइट्स मिलेंगे कि मैच्योर सेल्स मिलेंगे। और क्या मिलेंगे, स्मज सेल्स क्या होते हैं, पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, सेल्स इतने फ्रेजाइल होते हैं ना, इतने नाजुक होते हैं कि ना, इसको ना हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं, ज़्यादा हो गया मुझे पता ही नहीं चला।